मनदीप कौर, गुड मॉर्निंग माय फेवरेट मिस, गुड मॉर्निंग मनदीप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कौन सी सीरीज है आप लोग जानते हैं, ये एसएससी जीडी और कमांडो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने की थी, जो कि फोन पे की थी, वही सीरीज है। द रेडिएशन यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ इन द डार्क इज, अंधेरे में फोटोग्राफ खींचने के लिए कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल की जाती है? तो किसी ने अभी तक मुझे आंसर नहीं दिया है, क्या बात, पढ़ी नहीं थी? अंधेरे में फोटोग्राफ खींचने के लिए स्टूडेंट्स याद रखना है, इंफ्रारेड किरणें इस्तेमाल की जाती है। कौन सी? इंफ्रारेड रेज, यानी कि अवरक्त किरणें इस्तेमाल की जाती है, अवरक्त किरणें इस्तेमाल की जाती है। इंफ्रारेड किरणों को आईआर भी बोलते हैं, आईआर किरणें भी बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हमने, बिल्कुल प्रदीप टिगालिया, इंफ्रारेड इज द राइट आंसर। आप सभी जानते हैं कि चाहे यूवी रेज हो, इंफ्रारेड रेज हो, एक्स रेज हो, गामा रेज हो, शॉर्ट रेडियो वेव हो, लॉन्ग रेडियो वेव हो, ये सभी विजिबल यानी दृश्य तरंगे हो, ये सभी की सभी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। यानी कि मैं बोल सकती हूँ इंफ्रारेड वेव क्या है, इंफ्रारेड रे जो है या वेव जो है वो होती है एक ईएम वेव, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, यानी कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और इस तरंग की खास बात क्या है कि इस तरंग को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता भी नहीं होती। क्या बात भाई, कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग? वीडियो चल रही है सभी की, सभी तक आवाज जा रही है, एक बार बताएंगे, बताओ। ईएम वेव क्या होती है स्टूडेंट्स? विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये स्पेस में, वैक्यूम में, निर्वात में भी चलती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो कौन सी तरंगे इस्तेमाल होती है अंधेरे में फोटोग्राफ खींचने के लिए? अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरीथिंग इज ओके, चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? बताइए जल्दी से, किसको पता है? सब ओके है? रोहित, पिंकी, ओके जी। तो सेशन को शेयर कर दो और आप लोग कमेंट करते रहो, ताकि हमें पता लगे कि कितनी साइंस आप लोगों को आ रही है। ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी कराए हुए हैं, ठीक है। तो बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की एसआई यूनिट क्या होती है? बताओ, क्या होती है? वेबर होती, टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला, टेस्ला जिसे टी से लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा है इसने, ध्यान रखना, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा जाए ना तो आंसर जाएगा टेस्ला। लेकिन अगर पूछ लिया जाता कि मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट क्या बोलते? इसकी यूनिट आप बोलते वेबर। ठीक है, क्या बोलते? वेबर बोलते, इसको डब्ल्यू से लिखते हैं। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यूनिट होती है क्या? टेस्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डैश प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इज डैश प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि एक फुल चालक का या एक सुचालक का, एक्चुअली में सुचालक आना था यहाँ पे, एक सुचालक का प्रतिरोध लंबाई के डैश होता है तथा क्षेत्रफल के डैश होता है। तो आपको याद आएगा, क्या याद आएगा? आपको याद आएगा कुछ ये, R बराबर होता है रो एल ए। मैंने बार बार बोला है कि फिजिक्स में ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आपको याद रखना है R बराबर रो एल ए। तो आपको क्या दिख रहा है? R क्या होता है? R है हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि हमारा प्रतिरोध, है ना। L क्या है? हमारी लेंथ, यानी कि हमारी लंबाई। और ए क्या है? हमारा एरिया, यानी कि हमारा क्षेत्रफल। बस अब क्वेश्चन का आंसर दे दो। लंबाई के प्रतिरोध क्या है? तो आप देखोगे
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे डायरेक्टली, यानी समानुपाती है। मतलब कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होगा, एरिया की क्या है, तो एरिया नीचे है, तो ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो सामने लिखा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाओगी प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे लंबाई घटाओगे प्रतिरोध घटता जाएगा। लेकिन एरिया में कुछ अलग है, एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस इज। घर में खर्च की हुई बिजली को किस इकाई में मापा जाता है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। घर में खर्च की गई बिजली को किस इकाई में मापा जाता है? तो कमर्शियल यूनिट पूछ रहा है। ये बिजली की क्या पूछ रहा है, कमर्शियल यूनिट, यानी कि बिजली की व्यवसायिक इकाई पूछ रहा है। तो कौन है बताइए? घर में जो बिजली के बिल, अच्छा साइंस नहीं आती तो ये बताओ, घर में जो बिजली के बिल आते हैं उसमें यूनिट लिखी होती है कि आपकी इतनी बिजली यूज हुई है, तो वो किस में होती है यूनिट? बताओ किस में होती है वो? क्यूट जाट, गुड मॉर्निंग रूप इंदर, वेरी हेल्पफुल क्लास, थैंक यू। चलिए बताइए, घर में जो बिजली की यूनिट होती है बिल में आती है वो किस में लिखी होती है? तो वो यूज होती है स्टूडेंट्स किलोवाट घंटा में लिखी होती है। किस में होती है? किलोवाट घंटा। किसमें? किलो वाट आवर। तो आपको याद रखना है कि बिजली की व्यवसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा ही है। बिजली की व्यवसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अनूप दुहान, राम राम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? बताओ भाई, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान शुद्ध जल का, देखो पीएच होता है 0 से 14 तक, यहाँ पे आता है 7। अब बताओ शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो आप लोग आंसर देंगे शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। क्या होता है? 7। 7वें पीएच पर आता है शुद्ध जल, यानी पानी और लवण का पीएच क्या होता है? 7 होता है। अनूप दुहान 7.4 जो है ये शुद्ध जल का नहीं होता है, ठीक है। रवीना गुड आफ्टरनून जी। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। अगर कोई पूछे अम्ल का पीएच क्या होता है, तो 0 से 7 में होते हैं अम्ल यानी एसिड, और 5 से 14 में होते हैं बेस यानी क्षार, और पानी हो या हमारे लवण यानी कि सोल्ट हो, ये आते हैं नंबर 7 पे, ठीक है। याद रहेगी ये बात। बताओ समझ में आ रही है बात? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्धचालक का उदाहरण दीजिए। तो बताओ अर्धचालक का उदाहरण किसके बनते हैं? अर्धचालक, अर्धचालक किसके बनते हैं? तो आप सभी जानते हैं जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो बनते हैं जर्मेनियम के। किसके बनते हैं? जर्मेनियम के। वो बनते हैं सिलिकॉन के। किसके बनते हैं? सिलिकॉन के। तो आपको याद रखना है अर्धचालक बनते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के, ठीक है। और भी मतलब कईयों के बनते हैं अर्धचालक, लेकिन मोस्टली आपको यही याद रखने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज आर। परमाणु आकार की इकाई क्या है? तो परमाणु आकार किसमें मापा जाता है बताइए जरा मुझे, परमाणु आकार किसमें मापा जाता है? एटॉमिक साइज को किसमें मेजर किया जाता है बताइए। तो देखो आपको याद आएगा कि परमाणु आकार की बात किसने की थी? एक बार रदरफोर्ड ने की थी। उन्होंने बोला था, देखो या फिर आप याद रख लो, ये एक परमाणु, ठीक है, और ये उसका बीचों बीच का सेंटर है, और ये क्या है? ये है केंद्रक। ये क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बताया था कि इस सेंटर से लेकर ये जो परमाणु आकार का नाभिक रेडियस है ना, त्रिज्या है, ये है 10 की पावर -10 मीटर, यानी कि ये है 8 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो क्या दिखाया गया आपको?
परमाणु का साइज मापने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एंगस्ट्रॉम। क्या यूज कर रहे हैं हम, एंगस्ट्रॉम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंगस्ट्रॉम यूज कर रहे हैं हम लोग। तो एंगस्ट्रॉम क्या है, एटॉमिक आकार की यूनिट है। उसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूक्लियस का साइज कितना है, तो ये होता है 10 की पावर -15 मीटर, जो कि एक फर्मी के बराबर होता है, ठीक है। और ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी रदरफोर्ड ने। किसने बताई थी, ये बात बताई थी रदरफोर्ड ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, पहला परमाणु मॉडल किसके द्वारा दिया गया, बताइए पहला परमाणु मॉडल किसके द्वारा दिया गया, क्या आंसर देंगे आप लोग। पहला परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है, सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था जॉन डाल्टन ने। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि पहला परमाणु मॉडल डाल्टन साहब ने दिया। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हर एक जो पदार्थ होता है, हर एक जो मैटर होता है, वो कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और वो छोटा कण होता है एटम यानी परमाणु। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि एटम क्या है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी एटम जो है वो अविभाज्य है, इनडिविजिबल है, ठीक है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ये बात किसने बोली, जॉन डाल्टन ने बोली, जो कि गलत हो गई। अब अगली चीज आपको क्या याद रखनी है कि देखो यहाँ पर इसने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल बोला है, ठीक है, और इन्होंने जो दिया था ये थ्योरी थी, ठीक है, ये थ्योरी थी। एटॉमिक मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, जो खरबूजे वाला मॉडल था, ठीक है, खरबूजे वाला मॉडल था। लेकिन ना आपको ऑप्शन में डाल्टन और जे थॉमसन दोनों नहीं दिए जाएंगे, दोनों नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर अलग से अगर आपके पास ऑप्शन में डाल्टन ना होता तो आप जे थॉमसन ही टिक करते, ठीक है, क्योंकि पहला मॉडल तो जे थॉमसन ने दिया था लेकिन थ्योरी डाल्टन ने दी थी, ठीक है। चलिए, इन द पीरियोडिक टेबल, क्या है क्वेश्चन, इन द पीरियोडिक टेबल द आयनाइजेशन एनर्जी डैश फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसने क्या बोला है, मान लीजिए हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये बोल रहा है जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या घटती है, ये बात ये पूछ रहा है। कैसे पता लगेगा, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी वह एनर्जी है, वह ऊर्जा है जो कि हमें किसी परमाणु को देनी पड़ती है उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कि 4 दोस्त या 7-8 दोस्त इकट्ठे बैठे थे, कोई बाहर से इंसान आया और वो चाहता है कि मैं उन दोस्त के ग्रुप का जो बाहर वाला मेंबर है ना, जो नया नया बना है, उसे निकाल लूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मान लीजिए 4 दोस्त है, ठीक है, 4 दोस्त है, और मान लीजिए 8 दोस्त है, ठीक है। अब कोई एक बाहर से बंदा आता है, ये बाहर से कोई बंदा आया, ये चाहता है कि मैं इस ग्रुप में से एक दोस्त को बाहर निकालूं, ठीक है। तो 4 दोस्तों का ग्रुप है तो काफी अच्छी दोस्ती होगी, ठीक है। तो किसी एक फ्रेंड की फ्रेंडशिप को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इस बंदे को एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी इसके दोस्त को खींचने का। लेकिन यहाँ पे 8 दोस्त है, यहाँ पे 8 दोस्त है और एक बंदा आया, वो चाहता है एक को निकालना। अब बताओ 4 जनों की दोस्ती ज्यादा पक्की होगी या 8 की। तो एक्चुअली क्या होता है, जितने ज्यादा दोस्त बढ़ते जाते हैं ना, उतने ज्यादा ना डिफरेंसेस बढ़ने लग जाते हैं, यानी कि लड़ाइयाँ ज्यादा होने लग जाती है, फ्रेंडशिप कम हो जाती है। तो यहाँ पर एक बंदे को निकालना आसान हो जाएगा, तो यहाँ पर एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। अब इस चीज को समझो, लिथियम की बात करती हूँ मैं, ठीक है। लिथियम होता है ऐसा, ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक और एक ही 2 कक्ष होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, ये है हमारा लिथियम, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम होता है कुछ ऐसा, ये है हमारा सोडियम 281। सोडियम में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इसमें होते हैं, 8 इसमें होते हैं और 1 इसमें होता है, ठीक है। अब देखो बाहर से एक बंदा आया, वो चाहता है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना, ठीक है। यहां पर भी बाहर से एक बंदा आया और वो चाहता है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना। बताओ कहां पर इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना आसान होगा। देखो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस है वो इतनी दूरी तक अपना जोर फैला के बैठा है और यहाँ पर इतनी दूरी तक जोर फैला के बैठा है।
जितनी ज्यादा दूरी उतना जोर कम। तो न्यूक्लियस अपने एटम को खींच नहीं पाएगा, जिस वजह से वो आसानी से लेकर चला जाएगा। यानी कि सीधी बात ये है कि एटम जो है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, एटम परमाणु जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को कोई भी लेके जा सकता है, तो उसके अंदर एनर्जी कम लगती है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, बढ़ती नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज यानी घटना। राजीव राठौर, वेरी गुड आफ्टरनून, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं किसी ग्रुप के अंदर, क्योंकि 5 बड़ा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता जाएगा और एनर्जी घटती जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द ग्लास यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब के लिए कौन सा ग्लास इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रखना है ट्रांसपेरेंट ग्लास। कौन सा ग्लास? ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज किया जाता है विद्युत बल्ब को बनाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा आप लोग जानते हैं विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन ऑप्शन में ना हो तो आर्गन गैस होती है। विद्युत बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट होती है। किस चीज की फिलामेंट होती है? टंगस्टन की फिलामेंट होती है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु बहुत अधिक है। सही बात है, बिल्कुल। तो विद्युत बल्ब से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को मैंने आंसर दे दिया। ठीक है, यशवीर, मैम कांस्टेबल की पेपर की साइंस करवा दो। तो यशवीर कांस्टेबल की पेपर के मतलब हमने कुछ सेट तो करवा दिए थे, बाकी पड़े हैं। एक्चुअली करवाना चाहते हैं वो हम, बट बन नहीं पा रहा है सेटिंग, क्योंकि नए एग्जाम आते जा रहे हैं, बच्चे उनकी क्लासेस ज्यादा मांगते हैं। तो वो भी करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, कांस्टेबल के पेपर की साइंस भी करवाएंगे, स्पेशल सेशन लेकर करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द केमिकल यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनाने में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको याद रखना है, देखो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ना ढकारें आती है, खट्टी ढकारें। क्यों आती है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में 2 अम्ल यूज होते हैं। एक होता है कार्बोनिक एसिड, एक होता है क्या? कार्बोनिक अम्ल, और दूसरा होता है फोस्फोरिक। क्या होता है दूसरा? फोस्फोरिक। फोस्फोरिक। दोनों ही करेक्ट आंसर है, दोनों में से जो ऑप्शन में मिले उसे ठीक मान लेना। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए, ऐसा होना तो चाहिए नहीं। ये कार्बोनिक एसिड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। जो कोल्ड ड्रिंक में से गैस निकलती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का रीजन कौन है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? प्रेक्षा गोयल, हेलो। सिमरन, चलिए समझ में आ गया। तो कोल्ड ड्रिंक में कौन सा रसायन यूज होता है? कार्बोनिक एसिड और फोस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? किस रक्त समूह को क्या कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? यानी कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबका रक्त ले सकता है, सबका रक्त ले सकता है। तो बताओ क्या कहा जाता है ऐसे ब्लड ग्रुप को जो सबका रक्त ले सकता है? तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सबका ब्लड ले सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो डोनर होता है, यानी कि सर्व दाता होता है। ओ ब्लड ग्रुप सर्व दाता होता है। बताओ समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। सेशन को शेयर करते चलो भाई सारे के सारे। बिल्कुल, ए बी ब्लड ग्रुप वह ब्लड ग्रुप है जो कि सबसे रक्त ले सकता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सर्वग्राही है, सबसे ले लेता है। लेकिन ओ कौन है? जो सबको दे सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन, कोई प्रतिजन नहीं होता। क्लियर है? बढ़े आगे, बता दो भाई एक बार कमेंट करके सभी। अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है? बताओ जरा। ये तो भाई अगर जिसको साइंस नहीं आती उसको भी आना चाहिए, ये तो जनरल लाइफ का क्वेश्चन है। एक नॉर्मल ह्यूमन का रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है?
तो आपको पता होना चाहिए एक नॉर्मल ह्यूमन का रक्त दाब होता है 120/80 mm ऑफ Hg। Hg का मतलब होता है मरकरी यानी कि पारा। 120/80 जो होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन का रक्तदाब होता है। 120 क्या है, ऊपर का दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और एक 80 क्या है, नीचे का दाब यानी कि डायास्टोलिक प्रेशर। ठीक बात है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। मानव शरीर का संतुलन कौन सा भाग बनाता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर का संतुलन बनाता है? बताइए जरा, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर का संतुलन बनाता है? तो जब भी आपको बोला जाए बैलेंसिंग, यानी आप चल पा रहे हो, आप डांस कर पाते हो, आप साइकिल चला पाते हो, ठीक है, ये सब हो पाता है क्योंकि आपके मस्तिष्क का सेरिबेलम काम करता है। सेरिबेलम आपके ब्रेन के पास्ट हिस्से का, हाइंड ब्रेन का। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, आप जानते हो। एक होता है आगे का ब्रेन, ठीक है, एक होता है आगे का ब्रेन जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है बीच का ब्रेन जिसे बोलते हैं मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, और तीसरा होता है पार्श्व मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में होता है पोन्स, मेडुला यानी कि, और तीसरा कौन होता है, तीसरा होता है हमारा सेरिबेलम, और सेरिबेलम का काम है बैलेंस बनाना, ठीक है। जब कोई शराबी शराब पी लेता है तो वो लड़खड़ाता हुआ चलता है, तो वो लड़खड़ाहट क्यों होती है? वो लड़खड़ाहट होती है क्योंकि शराब जो होती है वो सेरिबेलम को काम करने नहीं देती, सेरिबेलम को वीक कर देती है, इसीलिए होती है, ठीक है। तो अगर शराब हमारे सेरिबेलम पे असर डालेगी तो हम लोग बैलेंस नहीं बना पाएंगे, जिस वजह से शराबी जो है वो लड़कता हुआ मतलब लुढ़कता हुआ चलता है, इधर उधर झटके खाता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, HIV क्या है? तो आप सभी जानते हैं HIV एक क्या है, वायरस है, यानी एक विषाणु है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये कौन सी बीमारी करता है? तो HIV वायरस से होती है एड्स की बीमारी। कौन सी बीमारी? एड्स का रोग होता है HIV से। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है भाई? कोई कमेंट नहीं कर रहा है, क्या चक्कर है भाई? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स, जिससे होती जो कि होती है HIV नामक वायरस से। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह एक विषाणु है जो कि रोग फैलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बताएं। तो आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से बॉडी में होता है घेंघा रोग, यानी ग्वाइटर डिसीज होती है आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर डिसीज जिसमें हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है, थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल में रखता है। इसको BMR यानी बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसे कंट्रोल में रखता है। हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस होती है उन सबको कंट्रोल करता है थायरोक्सिन, ठीक है। और थायरोक्सिन कब बनता है? जब हमारी बॉडी में अच्छा खासा आयोडीन हो, ठीक है। प्रदीप तिगालिया, मैम ओनली साइंस और हिंदी का बैच लेना हो तो व्हाट शुड आई डू? तो आप धुरीना पे चेक कर सकते हो, आपको साइंस और हिंदी का अलग अलग बैच भी मिलता है, ठीक है, तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द केमिकल दैट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द सन। सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा रसायन मिलता है? तो सन के अंदर, सूरज के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिलता है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन वह केमिकल है जो सबसे ज्यादा किसमें होता है?
सन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होती है 1। यह एक ऐसा तत्व है जो कभी कभी मेटल की तरह काम करता है और कभी कभी नॉन मेटल की तरह, यानी कि एक एनामलस जो है ये तत्व है। ठीक है, इसके ऊपर हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। 3 क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। 3 आइसोटोप है, 3 समस्थानिक है। कौन कौन से? पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्रिटियम। ठीक है, इनके सिंबल क्या होंगे? तो देखो H H H, तीनों H है। तीनों का परमाणु संख्या 1 है, लेकिन परमाणु भार 1 2 3 है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोटियम, फिर ये है ड्यूटीरियम, फिर ये है ट्रिटियम। अगर पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, तो आपको याद रखना है ट्रिटियम जो है, ट्रिटियम जो है यह है एक रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय आइसोटोप है। रेडियो सक्रिय आइसोटोप है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन में कौन से समस्थानिक में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 0 न्यूट्रॉन किसमें होते हैं? प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, उन 118 तत्व में अकेला हाइड्रोजन का प्रोटियम है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास। किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा कौन है? बताओ भाई, ये तो आप लोग बताओगे, फलों का राजा कौन है? बिल्कुल, प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ड्यूटीरियम से भारी जल बनता है, D2O जो होता है, यानी D2O क्या है? देखो D2O इसी को बोलते हैं भारी जल यानी हैवी वाटर। यानी मैंने तीनों आइसोटोप की एक एक बात आपको बता दी है। प्रोटियम के अंदर 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूटीरियम के अंदर क्या होता है? इससे भारी पानी बनता है। और ट्रिटियम क्या है? रेडियो सक्रिय है। ठीक है, मैथ्स मस्ती नॉलेज बिल्कुल सही। मैंगो जो है, आम जो है, वो फलों का राजा कहलाता है। आम क्या है? मैंगो क्या है? फलों का राजा। अच्छा ये बताओ, अम्लों का राजा कौन है? एसिड का किंग कौन है? किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा बताओ। देखते हैं किसको आता है। अम्लों का राजा कौन है? किंग ऑफ एसिड। बिल्कुल प्रदीप, ललिता, सोनिया, मैंगो इज द राइट आंसर। मैंगो क्या है? किंग ऑफ फ्रूट यानी फलों का राजा है मैंगो। अम्लों का राजा बताओ। किंग ऑफ एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किंग ऑफ एसिड जिसे ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी थोथे का तेल भी कहा जाता है, वो है H2SO4। तो आपको याद रखना है किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लों का राजा कौन है? तो अम्लों का राजा है H2SO4, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और जिसे बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी थोथे का तेल। बागड़ी, राम राम जी। ठीक है, थोथे का तेल बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? थोथे का तेल। कहां पर होता है? तो गाड़ी की बैटरियां, इन्वर्टर की बैटरियां, उन सब में पाया जाता है यह थोथे का तेल। ठीक है, अच्छा इसी के साथ आता है अम्लों का राजा। तो आपको पता है अमल राज कौन है? देखो राजा नहीं है यहाँ पे, अमल राज। तो याद रखना, अमल राज बोलते हैं एक्वा रीजिया को। किसको बोलते हैं? एक्वा रीजिया को। ठीक है, अमल राज बोलते हैं एक्वा रीजिया को। आप हमें भूल गए जी, बिल्कुल नहीं भूले हैं बागड़ी। ठीक है, आप कम दिखाई देते हैं वो बात अलग है। ठीक है, तो हम आपको बिल्कुल नहीं भूले हैं, आप हमें भूल गए हैं क्योंकि आप क्लास नहीं लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड क्रॉप हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन? कौन सी फसल के पास सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा मशरूम में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, मूंगफली में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो याद रखना है सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, वैसे इसके अलावा और भी हैं जिसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है, लेकिन HFSC सोयाबीन को ही सही आंसर मानती है। ठीक है, तो सोयाबीन में क्या है? बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ, कार्बोहाइड्रेट के पास क्या होता है, नाम को तोड़ो, नाम को तोड़ो, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट मिलकर बनता है तीन चीजों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर बागड़ी, हम तो आते हैं जी बिल्कुल। अच्छा आप आते हैं तो आप कमेंट नहीं करते क्योंकि हमें नहीं पता लगता कि आप आए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, और रेशो क्या होती है CHO की, 1:1, 1:2:1 की मात्रा में होते हैं ये। ठीक है, क्लियर है। तो ये थी हमारे साइंस के क्वेश्चन। एक बार हम साइंस को यहीं पे ब्रेक देंगे। ठीक है।